मई का मौसम है। मिट्टी के कच्चे मकान की छोटी सी रसोई में कामिनी मिट्टी के चूल्हे पर रात का खाना बना रही है, जिससे बहुत धुआं और बहुत गर्मी हो रही है। उफ, ये धुआं और गर्मी तो बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है। इस तपते चूल्हे के सामने बैठकर खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। रसोई के दरवाजे पर कामिनी की बेटी राधा और उसकी देवरानी नंदिनी का बेटा राजू आकर खड़े हो जाते हैं और गर्मी की शिकायत करते हैं। माँ, अंदर कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और हवा भी नहीं चल रही है। हाँ बड़ी माँ, इस गर्मी में रसोई के धुएं से हमारी आंखों में भी बहुत जलन हो रही है। बेटा, गर्मी का तो मौसम ही है और तुम्हें तो पता है कि इस गर्मी में भी हमारे यहाँ ना कूलर है ना पंखा, तो गर्मी तो लगेगी ही। बच्चों, तुम दोनों यहाँ खड़े मत रहो, तुम दोनों बाहर जाकर बैठो, वहाँ पेड़ के नीचे थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ, तुम दोनों बाहर जाओ, खाना बन जाएगा तो मैं तुम लोगों को बुला लूंगी। ठीक है माँ, हम दोनों बाहर जाकर बैठते हैं। चलो राजू। दोनों बच्चे बाहर जाते हैं। बाहर आंगन के पास एक बड़े पेड़ के नीचे दोनों बच्चे बैठ जाते हैं। तभी सामने वाले घर की तरफ से खाना बनने की बहुत अच्छी खुशबू आती है। दीदी जरा सूंघो, लगता है सामने वाले घर में हमेशा की तरह आज भी पनीर बन रहा है। हाँ राजू, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। पनीर खाने में कितना टेस्टी लगता होगा ना। हाँ दीदी, हमने तो कभी खाया नहीं। माँ को इतनी बार कहते हैं, लेकिन वो कहती है कि बना देंगे, पर बनाती है ही नहीं। बच्चे पेड़ के नीचे बैठे ही होते हैं कि सामने वाले बड़े पक्के मकान का दरवाजा खुलता है, जहाँ ससुर महेश अपनी पत्नी सावित्री, बेटे विनय, बहू सेजल और पोती बिंदिया के साथ रहते हैं। बाहर से आते हुए विनय दो मजदूरों को निर्देश दे रहा है। चलो भाई, लेकर चलो पनीर, अच्छे से लेकर चलो, ध्यान से चलना। जी बाबूजी, हम बहुत संभाल कर इस डिब्बे को ले जाएंगे। देखो, इसे अच्छे से ढको ताकि इस पर बाहर की धूल न लगे। साफ साफ अंदर रसोई में पहुंचाओ। मजदूर पनीर का एक बड़ा बॉक्स लेकर विनय के पीछे पीछे घर के अंदर ले जाते हैं। उधर पेड़ के नीचे बैठे राधा और राजू ये सब देख रहे हैं। देख यार दीदी, वो लोग कितना बड़ा पनीर का बॉक्स लेकर अपने घर के अंदर जा रहे हैं। हाँ राजू, अमीर लोग तो रोज ऐसा ही अच्छा खाना खाते हैं। तभी चलते हुए मजदूर के हाथ से पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर नीचे गिर जाता है और रास्ते की कच्ची मिट्टी में मिक्स हो जाता है। मजदूर अंदर चले जाते हैं। देख देख दीदी, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया और हमने तो आज तक नहीं खाया। चलो उठाकर खाते हैं। तो यहीं बैठ राजू, मैं बहुत फुर्ती से दौड़कर उठा कर लाती हूँ ताकि कोई देख ना ले। राधा दौड़कर जाती है और मिट्टी में सने पनीर के टुकड़े को उठा लेती है। तभी सामने वाले घर के ससुर महेश दरवाजे पर निकलते हैं और राधा को देख लेते हैं। अरे क्या है बच्चों, तुम यहाँ क्यों आए? इतनी बार मना किया है कि यहाँ मत आया करो तुम लोग। नहीं बाबा, मैं तो बस ऐसे ही आ गई थी। राधा डर के मारे पनीर का टुकड़ा अपनी मुट्ठी के अंदर छुपा लेती है। तभी रास्ते से कामिनी के पति अमर और देवर अविनाश काम से लौटते हुए वहां आते हैं। राधा, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इन लोगों के घर के सामने मत आया करो। हाँ बेटा, जो लोग हमसे अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते उनके दरवाजे पर कभी खड़े होना भी नहीं चाहिए। अब चलो घर। हाँ हाँ, जाओ जाओ यहाँ से, अपने बच्चों को संभाल कर रखा करो। तभी बच्चों के दादा सुरेश भी वहां आ जाते हैं और महेश की बात सुनकर कुछ बोलने वाले होते हैं कि अमर उन्हें रोक देता है। पिताजी, आप चुप रहिए, चलिए यहाँ से, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। सुरेश चुप हो जाता है और पूरा परिवार बच्चों को लेकर अपने कच्चे घर के अंदर आ जाता है। तो वहीं राधा की मुट्ठी में अभी भी पनीर का टुकड़ा बंद है। तभी रसोई में कामिनी और नंदिनी बाहर आती हैं। जी आ गए आप लोग, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना निकाल देती हूँ। अरे लेकिन आपका और पिताजी का मूड इतना क्यों खराब है? रास्ते में कुछ हुआ है क्या? नंदिनी, इन बच्चों को कितनी बार मना करते हैं कि वहां मत जाया करो। अब देखो, वो महेश चाचा आज फिर इन पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा कर रहे थे। पता नहीं ये सामने वाले लोग भी हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, बच्चों तक को नहीं छोड़ते। बेटा, सिर्फ वो लोग ही हमसे नफरत नहीं करते, हम भी उनसे उतनी ही नफरत करते हैं जितनी वो करते हैं, और कोई जरूरत नहीं है उनके घर की तरफ आंख उठाकर देखने की भी। और बच्चों, तुम लोग भी कान खोलकर सुन लो, आज के बाद कभी भी उस तरफ जाना भी मत, वरना ठीक नहीं होगा। ठीक है दादाजी, अब हम कभी भी उनके दरवाजे की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, अपना दिमाग खराब मत करो। चलो बहू, खाना निकालो, सब मिलकर खाएंगे। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार कच्चे मिट्टी के घर के अंदर पुरानी चटाई पर बैठता है और कामिनी और नंदिनी सबको थाली में उबली हुई दाल और सूखी हुई रोटी परोसती हैं। माँ, आज फिर तुमने ये उबली हुई दाल और रोटी बनाकर रख दी। तुम रोज यही खाना बना देती हो। हाँ माँ, तुम्हारा ये फीका खाना देखकर तो रोज खाने का मन ही नहीं करता है। क्या करें बच्चों, गर्मी इतनी ज्यादा है कि बाहर मजदूरी भी नहीं मिल रही है और हमारी फैक्ट्री के साहब भी मजदूरी बढ़ा नहीं रहे हैं। हाँ,
इस महंगाई में दाल रोटी का ठिकाना ही बहुत मुश्किल से चलता है। हम अच्छा खाना कहाँ से लाएं? बेटा, थोड़े बहुत जो तुमको पैसे मिलते हैं वो तो इन मेरी महंगी दवाइयों में चले जाते हैं, और मेरे इस हाथ में ताकत ही नहीं बची कि मैं कुछ काम कर सकूं। पिताजी, आपको इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? वैसे भी आपका बुढ़ापा है, आपको काम करना भी नहीं है। राधा अपनी थाली देखते हुए अपनी जांघ के पास मुट्ठी खोलकर मिट्टी से सना हुआ पनीर राजू को दिखाती है। दीदी, ये जो पनीर लेकर आई हो, इसको इस गरम खाने में मिला ले क्या? मिला के खा लेते हैं। हाँ राजू, दाल में डाल देते हैं, इसका स्वाद थोड़ा अच्छा हो जाएगा। कामिनी की नजर बच्चों पर पड़ जाती है जो आपस में फुसफुसा रहे थे। वो राधा का हाथ पीछे छुपाते हुए देख लेती है। राधा, क्या छुपा रही हो तुम अपनी थाली के पीछे? और तुम दोनों के बीच क्या बातें हो रही हैं? राधा डर जाती है और धीरे से अपनी हथेली आगे बढ़ाती है। उसकी मुट्ठी में मिट्टी से पूरी तरह सना हुआ पनीर का छोटा सा टुकड़ा है। देखो माँ, मुझे रास्ते में मिला है। माँ, हमने आज तक पनीर नहीं खाया, तो ये पनीर सब्जी में मिला के खा लो, सब्जी का टेस्ट बढ़ जाएगा। दिमाग खराब है तुम्हारा राधा? देखो, इस पर पूरी मिट्टी लगी है। इसको खाने से तुम दोनों बीमार पड़ जाओगे। फेंक दो इसे अभी। नहीं माँ, मैं इसे नहीं फेंकूंगी। हमने आज तक पनीर नहीं खाया। रोज सामने से खुशबू आती है, लेकिन आपने आज तक नहीं खिलाया। राधा रोने लग जाती है और टुकड़े को सीने से लगा लेती है, नंदिनी राधा को समझाते हुए। देखो बेटा, ये बहुत गंदा है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छा पनीर खिलाऊंगी। आपकी चाची का वादा है। क्या आप सच कह रही हो चाची? हमें सच में पनीर खाने को मिलेगा? हाँ बेटा, पक्का खिलाऊंगी। अब ये टुकड़ा मुझे दे दो। नंदिनी वो पनीर का टुकड़ा लेती है और बाहर ले जाकर फेंक देती है। इसके बाद बच्चे रोते हुए खाना खाकर सो जाते हैं। फिर रात को भयंकर गर्मी के कारण सास गोमती को नींद नहीं आ रही थी। माँ जी, आधी रात हो चुकी है पर आप अभी तक सोई नहीं है, क्या बात है? नहीं बहू, इस उमस में नींद नहीं आ रही। गर्मी भी बहुत है और मन में चिंता भी बहुत है। चलिए माँ जी, जब कमरे में इतनी घुटन है तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर घूम कर आते हैं, पेड़ के नीचे बैठेंगे। दीदी, मुझे भी नींद नहीं आ रही है, मैं अभी आप दोनों के साथ बाहर हवा में चलती हूँ। तीनों महिलाएं बाहर निकलती हैं और आंगन के नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। वहां से सामने वाले महेश का पक्का मकान साफ दिखाई दे रहा होता है। वक्त भी देखो कैसे कैसे करवटें बदलता है। एक जमाने में जो सबसे गहरे दोस्त होते थे, वही अब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। क्या मतलब माँ जी? मैं आपकी इस बात का अर्थ समझी नहीं। कौन दोस्त था? जाने दो बेटा, छोड़ो पुरानी बातों को। याद करने से सिर्फ दर्द ही बढ़ता है। माँ जी, वैसे एक बात समझ में नहीं आती है कि हमारे घर वाले ये सामने के घर वालों से और वो हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? बेटा, एक जमाने में तुम्हारे ससुर जी और ये सामने जो महेश भाई हैं, वो दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हुआ करते थे। क्या बोल रही हो माँ जी? ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग इतने अमीर हैं और हमसे बात भी नहीं करते। हाँ बेटा, दुश्मनी अक्सर सबसे ज्यादा गहरी होती है जहाँ कभी बहुत गहरी दोस्ती रहती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ माँ जी की उनकी इतनी पक्की दोस्ती इस दुश्मनी में बदल गई? ये तो पूरी तरह मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत पहले तुम्हारे ससुर जी महेश भैया की फैक्ट्री में उनका काम संभालते थे। तब बच्चे बहुत छोटे थे। एक बार वो घर आए और उन्होंने कहा कि आज के बाद उन लोगों से बात कभी नहीं करना। तब से ये नफरत का सिलसिला जारी है। किसी को नहीं पता कि असली वजह क्या है। अच्छा, तो ये बात है, इसी कारण आज तक दोनों परिवार दूर हैं। तभी सामने वाले घर की बहू सेजल हाथ में एक बर्तन लेकर बाहर निकलती है और बचा हुआ पनीर कोने के कचरे के डिब्बे में डाल देती है। सेजल पनीर फेंककर जैसे ही मुड़ती है, उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठी गोमती और बहुओं पर पड़ती है। वो रुककर उन्हें देखती है। मैं इन लोगों से बात करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ? पिताजी बात करने ही नहीं देते और सख्ती से मना करते हैं। खैर छोड़ो, अब जाने दो। सेजल अंदर चली जाती है। पेड़ के नीचे बैठी कामिनी और नंदिनी ये सब देख रही होती है और अमीर गरीब के इस अंतर पर उदास हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह का समय है। पूरा परिवार जमीन पर बैठा है और कामिनी सुबह का नाश्ता परोस रही है। थाली में सिर्फ फीका दलिया देखकर बच्चे फिर से उदास हो जाते हैं। माँ, तुमने सुबह सुबह फिर से वही दलिया बना दिया। इसे रोज रोज खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। हाँ माँ, रोज वही दलिया मिलता है। पिताजी, आपने तो कहा था ना कि आज आप हमारे लिए कुछ अच्छा बनवाओगे। हाँ बेटा, अगर आज शाम को मुझे काम के पूरे पैसे मिल जाएंगे तो मैं बाजार से कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। ठीक है पिताजी, तो मैं आज ये दलिया खा लेता हूँ, पर आप रात को कुछ अच्छा जरूर ले आना। अपना वादा मत भूलना। अमर और अविनाश बच्चों से वादा करके काम पर चले जाते हैं। ऐसी शाम हो जाती है। तभी कामिनी अपनी सास से, माँ जी, घर में रात के खाने के लिए एक भी सब्जी नहीं बची है। समझ नहीं आ रहा कि रात को चूल्हे पर क्या चढ़ाऊं। चिंता मत करो बहू, शाम का वक्त है। चलो हम जरा बाजार से देखें। कुछ खराब सब्जियां शाम को सस्ते में मिल जाती हैं तो ले आते हैं।
गोमती अपनी दोनों बहुओं कामिनी और नंदिनी को लेकर सब्जी मार्केट की तरफ निकल जाती है। बाजार में दुकानों पर ताजी सब्जियां सजी हैं। वो एक दुकान पर रुकती हैं और कम पैसे देकर बासी और खराब सब्जियां खरीद लेती है, जिसे देखकर पड़ोसन माया और छाया। छाया जरा देखो तो इन लोगों को, ये सुरेश के घर की औरतें हैं ना, ये बाजार से खराब सब्जियां ही खरीदती हैं। हाँ माया बहन, ये लोग कभी अच्छी सब्जी नहीं खरीदते। पता नहीं ऐसी सड़ी गली सब्जियां अपने घर वालों को कैसे खिलाते हैं। दीदी सुनो जरा, वो माया और छाया हमारे बारे में कैसी कैसी बातें कर रही हैं। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। करने दो बहू, जिसे जो बोलना है बोलने दो। इतने कम पैसे में सब्जी मिल गई, और क्या चाहिए। देखो जो पैसे बच गए हैं उससे हम तुम्हारे ससुर जी के लिए दवा खरीद लेंगे। उनके हाथों में आजकल बहुत दर्द रहने लगा है। वो दवा की दुकान पर जाने के लिए मुड़ती है तो रास्ते में एक पनीर की दुकान पड़ती है, जहां ताजा पनीर रखा हुआ है और ग्राहक खरीद रहे हैं। गोमती अचानक रुककर पनीर की तरफ देखने लगती है। क्या देख रही हो माँ जी? आप अचानक इस दुकान के सामने क्यों रुक गई? कुछ नहीं बहू, तुम दोनों जाओ और जाकर सामने मेडिकल से दवा ले आओ। तब तक मैं यहीं पेड़ की छांव में रुकती हूँ। ठीक है माँ जी, आप यहीं खड़े रहिए, हम अभी दवा लेकर आते हैं। दोनों बहुएं मेडिकल स्टोर के अंदर चली जाती हैं। कुछ देर बाद वो दवा खरीदकर वापस आते हुए, दीदी देख रही हो माँ जी को? वो इसलिए यहाँ रुकी है ताकि पनीर की खुशबू उनको मिलती रहे। हाँ नंदिनी, मैं भी जानती हूँ कि हमारे घर में सभी को पनीर खाने की बहुत इच्छा है, लेकिन अब क्या करें, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं होते कि पनीर खिलाएं। आ गई तुम दोनों, चलो अब जल्दी घर चले, शाम होने वाली है। तीनों महिलाएं घर वापस आ जाती हैं। वो आंगन में बैठकर बाजार से लाई सब्जियां छांटने लगती हैं। तभी सामने से फिर पनीर बनने की महक आने लगती है। बच्चे दौड़ कर आते हैं। देखो दीदी, सामने वाले घर से पनीर की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ राजू, और आज तो हमारे घर पर भी कुछ अच्छा खाना बनेगा। पापा ने सुबह बोला था कि वो कुछ अच्छा बनवाएंगे। अच्छे खाने का मतलब तो सिर्फ पनीर ही होता है दीदी। कभी ना कभी पापा हमको पनीर भी जरूर खिलाएंगे। हाँ बेटा, जरूर खिलाएंगे। कामिनी और नंदिनी टोकरी की सब्जियां साफ करती हैं। तभी सुरेश कमरे से बाहर आते हैं। उनका सीधा हाथ उनके सीने से चिपका हुआ है। अरे भाई, खाना बना है क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ पिताजी, खाना भी बन गया है और हम बाजार से आपकी दवाइयाँ भी ले आए हैं। ये रही आपकी दवा। चलो, बहुत अच्छा किया बहू। मेरे इन हाथों में आजकल बहुत ज्यादा दर्द रहता है। पिताजी, आपको हमेशा हाथों में इतना दर्द क्यों होता है? क्या कोई पुरानी चोट है? अरे छोड़ो बहू, इन सब बातों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। यह दर्द सिर्फ हाथों में ही नहीं है, बल्कि मेरे दिल में भी है। मैं समझी नहीं पिताजी, दिल का दर्द कैसा? अरे जाने दो बहू, समझाओ मत, खत्म करो इस बात को। तभी अमर और अविनाश थके हुए कदमों से अंदर आते हैं। दोनों के चेहरे उदास हैं। बच्चे दौड़कर अमर के पास जाते हैं। आ गए पापा, आप क्या लाए हो आज हमारे लिए? क्या आप हमारे लिए पनीर लाए हो? बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाया हूँ। आज फैक्ट्री में मजदूरी बहुत कम मिली है, इसलिए पैसे नहीं थे। माँ तो लौकी की सब्जी बना रही है, लेकिन आज हमको लौकी की सब्जी खानी ही नहीं है। चल राधा, हम अपन बाहर खेलते हैं, आज हम खाना ही नहीं खाएंगे। दोनों बच्चे गुस्से से बाहर भाग जाते हैं। तभी नंदिनी, जेठानी जी, हमारे घर में थोड़ा सा बेसन रखा है, क्यों ना हम उसका पनीर बनाए? बेसन से पनीर? नंदिनी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? बेसन से कैसे पनीर बनेगा? अरे दीदी, बेसन को पानी में घोल लेते हैं और उसे भाप में पका लेते हैं, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। वो बिल्कुल पनीर जैसा दिखेगा। बच्चों को क्या पता, उन्होंने कभी पनीर तो खाया नहीं है, वो इसे ही पनीर समझेंगे। अरे वाह नंदिनी, ये तो तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया। इससे बच्चों का मन भी रह जाएगा। तुम जल्दी से बेसन निकालो, मैं तैयारी करती हूँ। नंदिनी बेसन को घोलकर स्टीम करती है और उसके पनीर जैसे टुकड़े काटती है। कामिनी उसकी ग्रेवी बनाती है। सब्जी तैयार करके नंदिनी बच्चों को बुलाने बाहर आती है तो देखती है कि बच्चे सामने वाले घर की पोती बिंदिया से बात कर रहे हैं। हे भगवान, ये बच्चे फिर से उस सामने वाले बच्चे से बात कर रहे हैं। अगर किसी ने देख लिया तो बिना बात के चिल्लाएंगे। मुझे जल्दी जाना होगा। नंदिनी तेजी से बच्चों के पास पहुंचती है। तब राजू, चाची चाची, देखो ये बिंदिया क्या कह रही है। ये कह रही है कि इसके यहाँ आज कढ़ाई पनीर बनी है। हाँ चाची, हमारे यहाँ तो रोज पनीर बनता है और आज भी बहुत सारा पनीर बना है। हम तो रोज मजे से पनीर खाते हैं। बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलो राजू, राधा, मैंने भी आज आप लोगों के लिए घर पर पनीर बनाया है। चलो अंदर चले। तभी सामने वाले घर की बहू सेजल अपने आंगन में आती है और बिंदिया से, अरे बिंदिया बेटा, चलो अंदर चलो, खाना खाने का समय हो गया है। हाँ सेजल बहन, बच्चे बस खेल रहे थे, मैं भी इन्हें खाने के लिए बुलाने ही आई थी। हाँ, मैं भी इन्हें खाने के लिए ही बुलाने आई थी। सेजल अपनी बेटी को लेकर अंदर चली जाती है। इधर नंदिनी बच्चों को लेकर अपने घर के अंदर आती है, जहाँ कामिनी थालियां सजाकर बैठी है। थाली देखकर राजू, माँ सच में पनीर बनाया है ना? हाँ बेटा, सच में पनीर बनाया है।
राधा और राजू बहुत चाव से सब्जी का टुकड़ा अपने मुंह में रखते हैं, लेकिन चबाते ही वो उसे थाली में थूक देते हैं। माँ तुम हमसे झूठ बोल रही हो, ये पनीर नहीं है तो सिर्फ बेसन है। आप लोग हमेशा झूठ बोलते हो। हाँ माँ, पनीर का बोलकर हमें बेसन खिलाते हो। हमको ये खाना नहीं खाना है, हम भूखे ही सो जाएंगे। दिमाग खराब है तुम्हारा? एक चमाट मारूंगी। समझ नहीं आता तुम लोगों को कि घर के क्या हालात हैं? जो सामने परोसा गया है उसे चुपचाप खा लो। कामिनी का गुस्सा देखकर दोनों बच्चे डर जाते हैं और बिना कुछ बोले चुपचाप रोते हुए खाना खा लेते हैं। खाना खाकर वो अपनी चटाई पर जाकर सो जाते हैं। दिन गुजरने लगते हैं। बच्चों को जब भी सामने पनीर की खुशबू आती है या डिब्बे जाते दिखते हैं, वो पनीर के लिए तरसते हैं और उन्हें पनीर नहीं मिलता। एक दिन दोपहर को पड़ोस की औरत सुप्रिया हाथ में एक कटोरी लेकर आती है। अरे गोमती बहन, ये देखो, इस कटोरी में थोड़ी सी पनीर की सब्जी बची हुई थी। मेरे यहाँ मेहमान आए थे तो बनी थी, लेकिन गर्मी के मौसम में बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो मैं तुम्हारे बच्चों के लिए ले आई हूँ। सुप्रिया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रिया चली जाती है। फिर कामिनी कटोरी लेकर कमरे के अंदर आती है, जहाँ सुरेश और बाकी सब लोग बैठे हैं। अरे बहू, क्या सचमुच पनीर है, हैं? अरे मुझे भी खिलाओ, आज तो मैं भी सालों बाद पनीर खाऊंगा। सालों बाद पिताजी? क्या आपने भी इतने सालों से पनीर नहीं खाया? हाँ बहू, मैंने सालों से पनीर नहीं खाया। एक जमाना था जब मैं रोज पनीर खाता था। मेरा पूरा परिवार इतना पनीर खाता था कि पनीर खाकर मन भर जाता था। कामिनी थाली में कटोरियां रखती है और थोड़ा थोड़ा पनीर सबको बांटने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि सब्जी से अजीब सा सफेद झाग निकल रहा है और वो उसे सूंघती है। अरे बाप रे, ये पनीर तो पूरी तरह से सड़ चुका है। इसमें से बहुत खट्टी बदबू आ रही है। नहीं माँ, कुछ नहीं होता, हम इसे नहीं फेंकेंगे, हम इसे खा लेंगे, हमें पनीर खाना है। नहीं बेटा राजू, मेरी बात सुनो। गर्मी के मौसम में अगर आप इस खराब पनीर को खाओगे तो आपको लूज मोशन हो सकते हैं और तबीयत खराब हो सकती है। मैं तो इसे नहीं फेंकूंगी, मैं इसे खा लेती हूँ। राधा जैसी उसे मुंह के पास ले जाती है, कामिनी उसके हाथ से वो टुकड़ा छीन लेती है और राधा को एक थप्पड़ मारते हुए। तुम्हें समझाने से समझ में क्यों नहीं आती? क्या जरूरत थी उस पड़ोसन को खराब पनीर हमारे घर में देकर कलेश करवाने की? और बहू, अब तू भी बच्चों पर गुस्सा मत कर और ये पनीर बाहर फेंक दे। मेरा पूरा परिवार इस पनीर के लिए इतना तरस रहा है, चाहे जो हो जाए, भले ही वो 100 ग्राम ही क्यों न हो, लेकिन मैं अपने परिवार को पनीर जरूर खिलाऊंगा। अगले दिन सुबह अमर और अविनाश काम पर जाते हैं। वो सीधे सेठ नरेंद्र की बड़ी लोडिंग साइट पर पहुंचते हैं, जहां पर बड़े बड़े ट्रक खड़े हैं। अमर ट्रक में लदने वाले डिब्बों की सही गिनती कर रहा है और मुंशी के रजिस्टर में हिसाब बना रहा है। तभी फैक्ट्री का मालिक नरेंद्र वहां आकर, हाँ भाई अमर, आज के पूरे माल का हिसाब किताब हो गया क्या? गाड़ियां निकलने का समय हो रहा है, मुझे सही आंकड़ा बताओ। जी साहब, मैंने पूरी ईमानदारी से एक एक बॉक्स का मिलान कर लिया है। आज की इस गाड़ी में पूरे 100 डिब्बे लोड हो चुके हैं। आप रजिस्टर चेक कर सकते हैं। हाँ, और उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज मुझे मेरी मजदूरी के पैसों के अलावा कुछ पैसे एक्स्ट्रा चाहिए थे। अमर, मैं तुम्हें तुम्हारे काम की पूरी पेमेंट समय पर देता हूँ, यही बहुत है। तुम यहाँ जितना काम करोगे उतनी ही पेमेंट मिलेगी, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा। नरेंद्र वहां से चला जाता है। फिर शाम को घर लौटते समय अमर अविनाश से, छोटे तू घर जा, मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। अविनाश घर की तरफ मुड़ जाता है। अमर वहां से निकलता है और रास्ते में एक जगह बोरियां ढोने का काम हो रहा होता है। वो वहां के ठेकेदार के पास जाकर बोरियां उठाने की बात करता है। ठेकेदार उसे काम दे देता है और अमर अपनी पीठ पर भारी बोरियां उठाता है। काम खत्म होने के बाद उसे 80 रुपए मिलते हैं। फिर अमर 80 रुपए लेकर पनीर की दुकान पर पहुंचता है और कांच के काउंटर में सजे पनीर को देखकर, भैया मुझे 80 रुपए का पनीर चाहिए, ये लीजिए इसके पैसे। अरे भैया, इसमें तो सिर्फ 100 ग्राम पनीर आएगा। हाँ भैया, दे दीजिए आप। दुकानदार अमर को 100 ग्राम पनीर दे देता है और वो पनीर लेकर घर आ जाता है। तभी बच्चे अमर से, पिताजी आप कुछ लाए हो हमारे लिए आज? हाँ मैं लाया हूँ, देखो बच्चे, मैं तुम्हारे लिए असली पनीर लाया हूँ। अरे वाह पिताजी, आपने तो आज हमारी तमन्ना पूरी कर दी। चाची देखो, पापा सचमुच पनीर लेकर आए हैं। चलो, आज तो घर में पनीर खाने को मिलेगा। बहुओं, जल्दी से कढ़ाई चढ़ाओ। अरे वाह, बहुत सालों बाद आज पनीर की खुशबू सुनकर अच्छा लगा है। आज हमारे यहाँ भी अच्छा खाना बनेगा। कामनी उस छोटे से पैकेट को देखकर नंदिनी के कान में धीरे से, नंदिनी, ये तो सिर्फ 100 ग्राम पनीर है और इतने सारे लोग, हम इसे खिलाएंगे कैसे? दीदी, हम इसके बारीक बारीक और छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। सब्जी में टमाटर की ग्रेवी ज्यादा कर देते हैं, तो ऐसे में हम सबको खिला देंगे। हाँ नंदिनी, तुमने बहुत अच्छा रास्ता बताया। तुम जल्दी से मसाला पीसने की तैयारी करो। कामिनी चूल्हा जलाती है और नंदिनी पनीर के बारीक टुकड़े करती है। उधर पूरा परिवार रसोई के बाहर बैठकर पनीर को देखता रहता है, बच्चों के हाथ से पनीर लेते हुए। अरे भाई,
इसे ऐसे सूंघ के ही पेट भर लोगे क्या? ये बनाने के लिए भी दोगे? कामिनी पनीर लेकर अंदर चली जाती है और मसाले में पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देती है। थोड़ी देर बाद पनीर तैयार हो जाता है। सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। जैसे ही कामिनी खाना निकालने वाली होती है तभी अचानक सुरेश के दामाद निकेश और बेटी निम्मी अंदर आते हैं। अरे भाई कहाँ हो तुम लोग? देखो तो बहुत दिनों के बाद आज हमारा इस तरफ आना हुआ है। अरे आओ आओ बेटी, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। हम तो तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। हाँ पिताजी, कई दिनों से मन कर रहा था तो मैं मिलने चला आया। रास्ते में आते आते बहुत तेज भूख भी लग गई है। रसोई के अंदर बैठी कामिनी और नंदिनी मेहमानों की आवाज सुनकर कढ़ाई की सब्जी को देखते हुए, लो दीदी आ गई। अब इस 100 ग्राम पनीर में हम खाएंगे या इनको खिलाएंगे? हमारी तो किस्मत ही फूटी है नंदनी। खैर अब वो आई हैं तो उन्हें ही खिलाना पड़ेगा। कामिनी बच्चों को अंदर बुलाकर जैसे तैसे समझा देती है और अपनी नंद और नंदोई को खाना परोसती है। खाना खाते हुए निम्मी, अरे वाह बहू, पनीर तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन तुम दोनों बहुएं और बच्चे हमारे साथ खाने क्यों नहीं बैठ रहे हो? अरे नहीं दीदी, दरअसल अभी थोड़ी देर पहले ही हमने और बच्चों ने पोहा खाया था तो हमारा पेट भरा है। अब आप लोग खा लीजिए। पहली बार तो हमारे घर पर पनीर बना था और वो भी आपने मेहमानों को खिला दिया, हमें कुछ नहीं मिला। क्या कर सकते थे बेटा, हमारी किस्मत में पनीर नहीं था तो हमने नहीं खाया। पूरा परिवार रात को भूखे पेट ही सो जाता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। बीतते समय के साथ बच्चे पनीर के लिए तरस रहे थे और उनको पनीर नहीं मिल रहा था। एक दिन अविनाश फैक्ट्री से वापस आते समय अपने भाई से, भैया आज मुझे मेरे एक दोस्त के घर जाना है। मजदूरी से मिले हुए पैसों से आप राशन लेकर घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है छोटे, जल्दी आना। अमर घर की तरफ निकल पड़ता है और अविनाश रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। रेलवे स्टेशन पहुंचकर वो भारी लगेज देखकर उनके पास जाता है और, यदि आप लोग कहें तो मैं आपका सामान कहीं पहुंचा दूं, उसके बदले थोड़े बहुत जो भी पैसे होंगे मुझे दे दीजिएगा। लगेज का मालिक हाँ कह देता है और अविनाश उनका सामान सिर पर लादकर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देता है। ऐसा करते हुए अविनाश बहुत थक जाता है, लेकिन इस काम के लिए लगेज का मालिक उसे 80 रुपए देता है। वो 80 रुपए लेकर पनीर की दुकान पहुंचता है और 100 ग्राम पनीर खरीदता है। फिर पनीर लेकर वो घर आता है और अपनी माँ के हाथ में दे देता है। एक बार फिर 100 ग्राम पनीर को देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, आज तो हमारे घर में सचमुच पनीर बनेगा और आज तो कोई मेहमान भी नहीं आया, इसलिए हम लोग पनीर खाएंगे। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी पनीर बनाती हूँ और तुम सबको खिलाती हूँ। दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं और ज्यादा टमाटर डालकर ग्रेवी बनाती हैं और पनीर के बारीक टुकड़े करके सब्जी तैयार करती हैं। पहली बार पूरा परिवार साथ में बैठकर मजे लेते हुए पनीर खाता है। अरे वाह भाई वाह, आज तो पनीर खाकर मुझे स्वर्ग मिल गया। माँ, पनीर सचमुच बहुत ही टेस्टी होता है। हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा कम है। अगर हमें ढेर सारा पनीर खाने को मिलता तो कितना अच्छा होता। सभी लोग खुशी खुशी पनीर खाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम को अचानक सामने वाले महेश के घर में शॉर्ट सर्किट से भयानक आग लग जाती है। पूरे मोहल्ले में शोर मच जाता है। सुरेश का परिवार भी बाहर आता है। तभी महेश की पत्नी सावित्री और बहू सेजल रोती हुई बाहर आती है और चिल्लाते हुए, अरे कोई बचाओ, मेरे पति महेश और बेटा अंदर फंसा हुआ है, उसको बचाओ। अरे अमर, अविनाश, देर मत करो। अरे तुम दोनों अभी चादर ओढ़कर अंदर घुसो और मेरे दोस्त महेश को बचाओ। अमर और अविनाश गीली चादर ओढ़कर जलते हुए घर के अंदर घुस जाते हैं और दोनों भाई अपनी जान पर खेलकर महेश और विनय को बाहर सुरक्षित लाते हैं। महेश धुएं के कारण बेहोश हो चुका था। बाहर लाते ही फायर ब्रिगेड भी आ जाती है और आग बुझा देती है। घर की आग बुझने के बाद महेश को होश आता है। सुरेश, तूने फिर आग लगवा दी मेरे घर में, है? तूने ही लगवाई होगी। अरे महेश, तेरा दिमाग पूरी तरह खराब है। अरे तुझे पहले भी गलत फहमी थी, तुझे आज भी गलत फहमी है। मेरे इन बच्चों ने अपनी जान पर खेलकर तुझे बचाया है। पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? आप बेहोश थे, इन्होंने ही हमें बचाया है। अगर आज ये नहीं होते तो हम दोनों मर जाते। नहीं विनय, तुम सच नहीं जानते। इसने तो मुझे बहुत पहले ही मार दिया था। मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। क्यों ऐसा बोल रहे हो पिताजी? आखिर आप दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था? तुम्हारे पिताजी और भाई साहब दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, पर एक हादसे ने सब बदल दिया। तभी महेश के दिमाग में पुराना दृश्य घूम जाता है। 25 साल पहले दोनों दोस्त महेश की पनीर की फैक्ट्री में हंसते खेलते काम कर रहे थे। भाई महेश, मैंने पूरा माल अच्छे से पैक करवा दिया है। अब मैं घर निकलता हूँ। ठीक है सुरेश, तू 1 किलो पनीर जाते जाते अपने बच्चों के लिए लेता जा। हाँ, अरे यार, तू रोज रोज 1-1 किलो पनीर दे देता है। इतना पनीर मैं क्या करूंगा? अरे यार खाया कर, पनीर बहुत हेल्दी चीज होती है। सुरेश पनीर लेकर चला जाता है।
सुरेश पनीर लेकर चला जाता है। तभी वहां फैक्ट्री का चालाक मैनेजर आता है और महेश के कान भरने लगता है। साहब, आप इस सुरेश पर इतना भरोसा मत करिए, ये बेईमान है और किसी दिन आपकी फैक्ट्री को ले डूबेगा, देखना आप। मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लगती। अरे तुम चुप रहो, मुझे सुरेश पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम जाओ यहाँ से। अगले दिन सुबह महेश को फोन आता है कि फैक्ट्री में आग लग गई है। वो दौड़कर जाता है और जैसे ही फैक्ट्री पहुंचता है तो देखता है सुरेश के हाथ में एक जलती हुई मशाल होती है। मैनेजर चिल्लाता है, देखो साहब, मैंने बोला था ना, इस पर भरोसा मत कीजिए, इसके हाथ में मशाल है, इसने ही आग लगाई होगी। सुरेश, तूने आखिर अपनी औकात दिखा दी। अब तू और मैं कभी दोस्त नहीं रह सकते। निकाल दो इस बेईमान को यहाँ से धक्के मार के। अरे महेश, तू मेरी बात तो सुन, ये मशाल मुझे रास्ते में गिरी मिली थी, मैं तो आग बुझाने आया था। अरे मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, हमारे बीच सब खत्म हो गया है, चले जाओ यहाँ से। मैं जा तो रहा हूँ महेश, लेकिन मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा कि तूने अपने दोस्त को धक्के देकर निकाल दिया, और आशा करता हूँ तू भी किसी को न बताई, वरना लोगों का दोस्ती से भरोसा ही उठ जाएगा। महेश, तुझे बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं तुझे चिल्ला चिल्ला कर सफाई देने की कोशिश करता रहा कि मेरे हाथ में मशाल जरूर है, लेकिन आग मैंने नहीं लगाई है, पर तूने सिर्फ मैनेजर की गवाही सुनी। तो मैनेजर ने झूठ क्यों बोला था? वो मेरा वफादार था। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति लाठी टेकते हुए आगे आता है, जो महेश की फैक्ट्री का पुराना वर्कर था। अरे साहब, पहचाना मुझे? मैं आपकी फैक्ट्री का पुराना वर्कर हूँ। उस समय मैं भी वहाँ मौजूद था। मैंने आपको बहुत बताने की कोशिश की कि वो मैनेजर झूठ बोल रहा है। उसी ने फैक्ट्री के पैसों को घपला छुपाने के लिए आग लगाई थी और मशाल उनके हाथ में पकड़ा दी ताकि ये फंस जाए, क्योंकि ये घपला रोकते थे। बेचारे सुरेश का हाथ आग बुझाने में ही घायल हुआ था। क्या? इसका मतलब सुरेश बेकसूर था और मैंने अपने इस प्यारे से दोस्त पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा दिया। महेश बहुत शर्मिंदा होता है और रोते हुए सुरेश के पैर पकड़कर, सुरेश, मेरी बहुत बड़ी गलती है, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि असली बात यह थी। मैंने 25 साल अपनी दोस्त का दुश्मन बनकर गुजार दिए। अरे कोई बात नहीं महेश, आज इतने सालों में गलतफहमी दूर हो गई, यही बहुत है। सारी गलतफहमियां दूर हो गई। कल से तू और तेरे दोनों बेटे मेरे फैक्ट्री में वापस काम करना, बिल्कुल पहले की तरह ही। हमारी फैक्ट्री संभालना, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। दोनों बूढ़े दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं। पूरा मोहल्ला खुश हो जाता है। अगले दिन से सुरेश के दोनों बेटे महेश की फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं। दोनों ईमानदारी से उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं। 2 दिन बीत चुके थे। आज कामिनी रसोई में आलू टमाटर की सब्जी बना रही है, तभी बच्चे आते हैं। माँ, फिर तुम भाई आलू और टमाटर की सब्जी बनाती रहती हो और कुछ अच्छा नहीं बनाती हो। हाँ बेटा, बनाऊंगी ना, आज कुछ अच्छा भी जरूर बनाऊंगी। तभी दरवाजे से महेश, सावित्री, विनय और सेजल अंदर आते हैं और बिंदिया दौड़ कर आती है। राधा दीदी, राजू भैया, आज तुम्हारे घर पर खाना नहीं बनेगा। आज तो हमारे यहाँ तुम्हारी बहुत बड़ी दावत है। हाँ सुरेश, हम इस दोस्ती की खुशी में तुम्हारे पूरे परिवार को दावत देंगे, जैसे सालों पहले हुआ करती थी। चलिए भाभी जी, अब हम सब साथ मिलकर खाना बनाएंगे। मैं तो कब से ऐसा चाहती थी और हमारी किस्मत में वो दिन आज आ ही गया। पूरा परिवार महेश के आलीशान पक्के मकान के अंदर आता है। वो सब एसी वाले बड़े हॉल में बैठते हैं। टेबल पर चारों तरफ पनीर की ढेरों डिशेस सजी हुई हैं। अरे बाप रे दीदी, जरा देखो तो सही, कितना सारा पनीर रखा हुआ है। हाँ राजू, ये देखो, कढ़ाई पनीर, मलाई पनीर, पनीर कोफ्ता, पनीर हांडी, यहाँ तो बटर पनीर और चिली पनीर भी रखा है। हाँ बच्चों, आज हम सब मिलकर पनीर की बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। सुरेश भाई, शुरू करो। सुरेश मुस्कुराते हुए पनीर का पहला टुकड़ा महेश को खिलाता है और महेश सुरेश को खिलाता है। राधा और राजू पनीर का टुकड़ा अपने मुंह में रखते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। पूरा परिवार हंसते खेलते हुए पनीर की पार्टी करता है और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।